तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाली हैं। नीलोत्पल मृणाल की डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्तान। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित कृति। जी हाँ, और ये कहानी हमें दिल्ली के मुखर्जी नगर की उन गलियों में ले जाती हैं जिन्हें हम सब भारत की सिविल सर्विसेज फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, जहां लाखों युवा आंखों में एक ही सपना लिए आते हैं, कलेक्टर बनना है। और जो बात इस उपन्यास को खास बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ यूपीएससी की तैयारी का सिलेबस नहीं बताती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस दुनिया के अंदर के इंसानों की कहानी कहती है, उनके सपनों का बोझ, उनका संघर्ष, उनकी दोस्ती और वो एक भयानक अनिश्चितता जो हर पल उनके सिर पर मंडराती रहती है। कहानी का मुख्य पात्र है संतोष। हाँ, संतोष, जो बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से दिल्ली की इस बड़ी लड़ाई में उतरता है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इस उपन्यास के जरिए मुखर्जी नगर के उस पूरे इकोसिस्टम को समझना है। हम देखेंगे कि ये जगह किसी को कैसे बनाती है, कैसे तोड़ती है, और कैसे कुछ लोग उस भीड़ से निकलकर डार्क हॉर्स बन जाते हैं। तो चलिए संतोष की दिल्ली यात्रा से ही शुरू करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। तो संतोष की यात्रा शुरू होती है उसके पिता विनायक बाबू के साथ, और लेखक ने शुरुआत में ही पिता पुत्र के रिश्ते को एक बहुत साफ समीकरण में बांध दिया है। हाँ, एकदम साफ। पिता पैसे की जिम्मेदारी लेगा और बेटा परिणाम की, कोई लाग लपेट नहीं। ये एक तरह का अनकहा कॉन्ट्रैक्ट है जो मुझे लगता है हिंदी पट्टी के लाखों घरों में साइन होता है। बिल्कुल, इसमें भावनाएं जो हैं वो बैकग्राउंड में होती हैं, उम्मीदें और जिम्मेदारियां सबसे आगे। एक सीधी डील है, मैं अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी तुम पर लगा रहा हूं, तुम्हें नतीजा देना होगा। और ये तनाव सिर्फ पिता की तरफ से नहीं है। माँ की विदाई का एक दृश्य है जहां उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। लेखक ने उन आंसुओं को बेटे के भविष्य की नींव में डाला गया फूल का पत्थर कहा है। क्या लाइन है, फूल का पत्थर। ये विरोधाभासी सब कुछ कह देता है। हाँ, इसमें माँ का प्यार भी है, उनकी कोमलता भी है, लेकिन साथ ही उस पत्थर का वजन भी है। ये उम्मीदों का वजन है जो संतोष अपने साथ लेकर दिल्ली जा रहा है। पिता का आशीर्वाद भी बड़ा अनोखा है। वो गले नहीं लगाते, कोई भावुक बात नहीं करते। ट्रेन चलने लगती है तो संतोष की पीठ पर एक जोरदार धोल जमाकर कहते हैं, चलो जय गणेश, पहुंच के फोन कर देना। वो धोल क्या है? आशीर्वाद है, हिम्मत है, या एक चेतावनी? मेरे ख्याल से ये तीनों हैं। शायद ये उस पीढ़ी के पिताओं का तरीका है जो प्यार जताना नहीं जानते या शायद जरूरी नहीं समझते। वो धोल एक तरह से कह रही है, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, जाओ और लड़ो। और दिल्ली पहुंचते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। संतोष का सामना एक ऐसी हकीकत से होता है जिसके लिए वो तैयार नहीं था। बिल्कुल, मेट्रो स्टेशन वाला किस्सा। हाँ, वो एक बुजुर्ग की मदद करने की कोशिश करता है और वो बुजुर्ग मदद लेने के बजाय उसे लाइन में लगने की नसीहत दे देता है। यहाँ लेखक निरीह बुढ़ापे और सयाने बुढ़ापे का फर्क बताते हैं। ये संतोष के लिए पहला कल्चरल शॉक है। वो एक ऐसी जगह से आया है जहाँ चाचा या काका कहने भर से एक रिश्ता बन जाता है, एक अपनापन आ जाता है। और दिल्ली में उसे पता चलता है कि यहाँ शब्द अपना मतलब खो देते हैं। चाचा और सर जैसे शब्द यहाँ सिर्फ संबोधन है, उनमें कोई गर्मजोशी नहीं है। ये शहर उसे पहला पाठ पढ़ाता है कि यहाँ हर रिश्ता लेन देन पर आधारित है, भावनाओं पर नहीं। तो किताबें पढ़ने से पहले दिल्ली उसे जिंदगी और लोगों को पढ़ना सिखा रही है। उसकी असली तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है। दिल्ली का पहला पाठ सीखने के बाद संतोष मुखर्जी नगर पहुंचता है और उसकी मुलाकात होती है राय साहब से, कृपा शंकर राय। हाँ, राय साहब, जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, संतोष के पहले गाइड। उनका कमरा तो अपने आप में एक पूरा म्यूजियम है। हाँ, वो कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि एक एस्पिरेंट के मन का नक्शा है। एक तरफ किताबों का टीला जो उनकी मेहनत और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, और दीवारों पर भारत और दुनिया के नक्शे जिन पर लाल हरे पेन से अनगिनत गोले बने हुए हैं, जैसे कोई सैन्य अभियान चल रहा हो। और दूसरी तरफ पतंजलि उत्पादों का एक पूरा स्टोर, घी, च्यवनप्राश, आंवला जूस, दंतकांति। राय साहब ने तैयारी के साथ साथ अपनी सेहत का भी एक प्रोजेक्ट बना रखा है। तो ये कमरा उनकी तपस्या और उनकी अव्यवस्था दोनों को एक साथ दिखाता है। ये असल में उस नियंत्रण की लड़ाई है। जब आपका भविष्य आपके नियंत्रण से बाहर हो तो आप उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो आपके बस में है, जैसे कि आपका शरीर, आपकी दिनचर्या। बिल्कुल, पतंजलि के उत्पाद उसी नियंत्रण की कोशिश है। ये खुद को यकीन दिलाने का तरीका है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। और इस व्यवस्थित दुनिया में तूफान की तरह एंट्री होती है
गुरु की। मुखर्जी नगर का दार्शनिक। हाँ, जिसके कमरे में किताबों के टीले नहीं हैं, बल्कि आल्बर्ट कामू की द रिबेल जैसी चुनिंदा किताबें हैं। और धीमी आवाज में आबिदा परवीन की गजलें बजती रहती हैं। गुरु इस कहानी का आप सूत्रधार है। वो सिस्टम का हिस्सा होकर भी सिस्टम से बाहर है। वो राय साहब जैसे किरदारों के आदर्शवाद पर चोट करने से नहीं चूकता। हाँ, आदर्शवाद और पाखंड दोनों पर। उसकी नज़र में ज्ञान भाषा या दिखावे का मोहताज नहीं है। वो संतोष को मुखर्जी नगर की चकाचौंध के पीछे का सच दिखाता है। और फिर एक तीसरा रंग है, मनोहर। मॉडर्न और जुगाड़ू एस्पिरेंट। उसका कमरा तो विरोधाभासों का अड्डा है। एक दीवार पर हॉलीवुड की अभिनेत्रियां और दूसरी पर विवेकानंद और अब्दुल कलाम। लेखक लिखते हैं कि दोनों महापुरुष तस्वीर में भी शर्माए हुए से लगते हैं। ये बहुत मजेदार है। और मनोहर का किरदार उस दबाव को दिखाता है जहां तैयारी करना ही काफी नहीं है, तैयारी करते हुए दिखना भी उतना ही जरूरी है। वो परफॉर्मेंस का प्रेशर है। बिल्कुल। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब उसके चाचा दिल्ली आते हैं। हाँ, द हिंदू वाला किस्सा। वो अपने दोस्त को फोन करके कहता है, यार आज जरा एक द हिंदू खरीद कर मेरे दरवाजे के नीचे डाल देना। ये सिर्फ एक मजेदार किस्सा नहीं है ना? नहीं, ये बहुत गहरा है। ये उस दिखावे की संस्कृति को उजागर करता है। घर वालों को ये यकीन दिलाना कि उनका बेटा सही ट्रैक पर है। कि वो अंग्रेजी अखबार पढ़ता है, अंग्रेजी गाने सुनता है। यानी वो एक गंभीर उम्मीदवार है। ये एक तरह का मुखौटा है जो कई एस्पिरेंट्स अपने परिवार और समाज के लिए पहने रहते हैं। और इन सब के बीच तम सिंह जैसे किरदार भी हैं जिन्हें लेखक इलाहाबादी मठाधीशी परंपरा का प्रतिनिधि कहते हैं। ये इलाहाबादी मठाधीशी परंपरा क्या है? ये एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है। इसका मतलब है वो सीनियर छात्र जो कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं और अपने आसपास जूनियर छात्रों का एक झुंड बना लेते हैं। चेला मंडली। हाँ, चेला मंडली। वो खुद पढ़ने से ज्यादा दूसरों को ज्ञान देने में यकीन रखते हैं। उनका रुतबा, उनकी बातचीत का अंदाज सब एक मठाधीश जैसा होता है। तम सिंह उसी संस्कृति का प्रतीक है। लंबी लंबी हाँकने वाला, लेकिन अंदर से खोखला। तो ये किरदार सिर्फ दोस्त नहीं है, ये मुखर्जी नगर में जिंदा रहने की अलग अलग रणनीतियां हैं। बिल्कुल। राय साहब की रणनीति है अनुशासन, गुरु की है वैराग्य, मनोहर की है जुगाड़ और तम सिंह की है भ्रम। और संतोष इन सभी के बीच अपना रास्ता खोज रहा है। तो ये सब एक ही चक्रव्यूह में फंसे हैं, तैयारी का चक्रव्यूह। और इस चक्रव्यूह का पहला दरवाजा है रहने के लिए एक सिर छुपाने की जगह ढूंढना। और वो दरवाजा खुलता है ब्रोकर टोनी, जो संतोष को जमीनी हकीकत का पहला कड़वा घूंट पिलाता है। जब संतोष 4 से 5 हजार का बजट बताता है तो टोनी हंसकर कहता है, बेटे इतने में तो मुखर्जी नगर में किचन मिलेगा। ये दिखाता है कि यहाँ की लड़ाई सिर्फ एकेडमिक नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के जीवन की भी है। इसके बाद आता है कोचिंग का चुनाव, और ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। संतोष जैसा लड़का जो IAS बनने आया है, वो अपना फैसला शिक्षक की योग्यता पर नहीं, बल्कि रिसेप्शन पर बैठी मनमोहिनी की मुस्कान पर तय करता है। ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? क्या ये संतोष के भोलेपन को दिखाता है या उस माहौल के भटकाव को? ये दोनों चीजें दिखाता है। एक तो ये संतोष की अपरिपक्वता है। वो अभी भी एक छोटे शहर का लड़का है जो इस बड़ी चकाचौंध वाली दुनिया में खो गया है। और दूसरा ये कोचिंग इंडस्ट्री के काम करने के तरीके को भी उजागर करता है। वो जानते हैं कि छात्र अक्सर डरे हुए और भ्रमित होते हैं, इसलिए वो अकादमिक गुणवत्ता के साथ साथ मार्केटिंग, आकर्षक रिसेप्शन और झूठे वादों का भी पूरा इस्तेमाल करते हैं। संतोष उस जाल में फंस जाता है। हाँ, और फिर उसे मिलते हैं दुखमोचन मंडल सर जैसे शिक्षक, जो समाजशास्त्र पढ़ाने के साथ साथ दुखू राम टिफिन सर्विस भी चलाते हैं। ये दृश्य कॉमेडी भी है और त्रासदी भी। ये दिखाता है कि कैसे शिक्षा और व्यवसाय यहाँ पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। शिक्षक सिर्फ गुरु नहीं, बल्कि एक उद्यमी भी है। इसी माहौल में एक और टकराव सामने आता है, भाषा और संस्कृति का। हाँ, चाय की दुकान पर भरत और गुरु के बीच हुई बहस। भरत जो अंग्रेजी माध्यम से है और गुरु जो हिंदी माध्यम से है। हाँ, जब भरत कहता है कि अंग्रेजी माध्यम वालों का कल्चर और लेवल अलग होता है, तो वो सिर्फ भाषा की बात नहीं कर रहा होता। वो उस कल्चरल कैपिटल की बात कर रहा होता है जो अंग्रेजी बोलने वालों को इस देश में मिलती है। और इस पर गुरु का जवाब बहुत तीखा और सटीक है। वो कहता है भाषा संवाद का माध्यम भर है, उसे वहीं रहने दीजिए। और फिर वो कहता है, अगर अंग्रेजी बोलना ही ज्ञान होता तो इंग्लैंड में बर्गर बेचने वाले को यहाँ IAS बना देना था। ये जवाब सिर्फ एक बहस का अंत नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये हिंदी माध्यम के छात्रों के उस पूरे फ्रस्ट्रेशन और गुस्से का प्रतीक है जिन्हें अक्सर कमतर आंका जाता है। गुरु उस मानसिकता को चुनौती दे रहा है जो ज्ञान को भाषा से तौलती है। ये सब कुछ तैयारी के चक्रव्यूह का हिस्सा है, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म आता है। उस वक्त मुखर्जी नगर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। कैसे? वो एक सामूहिक संन्यास जैसा होता है। अचानक पार्टियां बंद हो जाती हैं, चाय की दुकानों पर घंटों चलने वाली बहसें खत्म हो जाती हैं और हजारों छात्र अपने छोटे छोटे कबूतर खानों जैसे कमरों में कैद हो जाते हैं। एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हाँ, ये वो दौर है जहां हर कोई अपने खोल में सिमट जाता है। ये एकांतवास का दौर होता है। संतोष भी इसी एकांतवास में पूरी मेहनत से जुटता है, लेकिन अपने पहले प्रयास में असफल हो जाता है। और ये सिर्फ एक अकादमिक असफलता नहीं है, ये उसके पूरे वजूद पर एक सवालिया निशान की तरह है। पिता फोन पर अपनी निराशा जताते हैं, जो उसके अपराध बोध को और बढ़ा देता है। उसे लगता है कि उसने उस अनकहे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। वो पूरी तरह बिखर जाता है। और इसी बिखराव के पल में उसे सहारा मिलता है माँ के फोन से। माँ कहती हैं, अरे इके बारे में कौन बना है कलेक्टर, थोड़ा समय लगबे करता है। हाँ, क्योंकि ये शब्द बिना शर्त वाले प्यार और भरोसे से आते हैं। पिता का प्यार परिणाम की शर्त पर टिका है, लेकिन माँ का प्यार अनकंडीशनल है। वो उसे फिर से खड़े होने की ताकत देते हैं। और यहीं पर गुरु एक बार फिर मेंटर की भूमिका में आता है। वो उसे सिर्फ सहानुभूति नहीं देता, बल्कि एक नई दिशा दिखाता है। वो उसे बाजारवाद से दूर यामिल सर और हर्षवर्धन चौहान सर जैसे असली शिक्षकों तक पहुंचाता है। और यहीं से संतोष की यात्रा में एक बड़ा मोड़ आता है। वो मुखर्जी नगर की मुख्य धारा से खुद को काट लेता है। हाँ, वो संत नगर में एक कमरा ले लेता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। दोस्तों से उसका संपर्क लगभग टूट जाता है। क्या ये अलगाव जरूरी था? ये और भटकाता भी है। मतलब वहाँ की दोस्ती, बहसें, चाय की दुकानें, ये सब ऊर्जा भी देते हैं और आपका समय भी लेते हैं। संतोष को यह एहसास हो गया था कि अगर उसे सफल होना है तो उसे इन सभी भटकावों से खुद को पूरी तरह अलग करना होगा। उसे भीड़ से निकलकर अकेले दौड़ना होगा। और फिर आता है परिणाम का दिन। आईआरएस का अंतिम परिणाम घोषित होता है। गुरु और मनोहर संतोष को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। उसका फोन बंद होता है और वो अपना पुराना कमरा भी छोड़ चुका होता है। उस वक्त उनके मन में क्या चल रहा होगा? वो बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं संतोष ने असफलता के डर से कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। मुखर्जी नगर में ऐसी कहानियां आम हैं। और तभी बत्रा सिनेमा के पास उनकी नजर एक कोचिंग के बहुत बड़े पोस्टर पर पड़ती है। हाँ, उस पोस्टर पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा था जिससे वो पहचानते थे। वो संतोष था। उसने परीक्षा पास कर ली थी। ये कहानी का सबसे खूबसूरत और भावनात्मक पल है। सारी चिंता, सारा डर एक ही पल में खुशी और गर्व में बदल जाता है। और यहीं गुरु मनोहर को डार्क हॉर्स का असली मतलब समझाता है। हाँ, वो कहता है जिस घोड़े पर कोई दांव ना लगाए और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए तो वही डार्क हॉर्स है। संतोष वही डार्क हॉर्स था। हाँ, जो भीड़ से गायब हो गया था, जिस पर शायद किसी को उम्मीद नहीं बची थी। वो खामोशी से बिना किसी को बताए अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। बाद में तीनों दोस्त मिलते हैं। संतोष अपनी चुप्पी के लिए माफी मांगता है और उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं रहती बल्कि उन सभी दोस्तों की जीत बन जाती है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस कहानी के मूल विचार को पुख्ता करता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है। ये उस सामूहिक संघर्ष की कहानी है। बिल्कुल। संतोष की सफलता उन हजारों असफलताओं और संघर्षों का भी प्रतिनिधित्व करती है। उसकी जीत इस बात का सबूत है कि इस अंधेरी सुरंग के आखिर में रोशनी है। तो डार्क हॉर्स सिर्फ संतोष की सफलता की कहानी नहीं है। ये मुखर्जी नगर की उस भट्टी का एक दस्तावेज है जहां हर साल लाखों सपने तप कर या तो कुंदन बन जाते हैं या राख। ये उपन्यास दिखाता है कि एक नौजवान सिर्फ किताबों की दुनिया से नहीं लड़ता, बल्कि एक जटिल सामाजिक दुनिया को भी साधते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचता है। उसे भाषा के अहंकार से लड़ना है, व्यावसायिक कोचिंग के जाल से बचना है, आर्थिक तंगी से जूझना है और सबसे बढ़कर अकेलेपन के अवसाद से भी पार पाना है। और उपन्यास एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त होता है जो सिर्फ एस्पिरेंट्स से नहीं, हम सबसे जुड़ता है। हाँ, लेखक का मानना है कि हम सबके अंदर एक डार्क हॉर्स छिपा हुआ है। और ये बात सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा पर लागू नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। जिंदगी हमें दौड़ने के लिए कई रास्ते देती है, कई रेस कोर्स बनाती है। जरूरी नहीं कि हम उस रेस में दौड़ें जिसमें सब दौड़ रहे हैं। जरूरी ये है कि हम अपनी रेस चुने, अपना रास्ता चुने और फिर खामोशी से पूरी लगन से बस दौड़ते रहें। क्या पता हम किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो